चलिए आज का जो क्लास है वो बेसिकली बेस्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम पे, साम्यावस्था पे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, अर्थात रासायनिक साम्यावस्था क्या है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे कि रासायनिक साम्यावस्था क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, रासायनिक साम्यावस्था, साम्यावस्था। अब सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम तो एक टॉपिक है, इसको समझना है, लेकिन उससे पहले हमको केमिकल रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, कौन से केमिकल रिएक्शंस को? तो बेसिकली दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये क्या है इसको हम समझेंगे। और एक दूसरा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन को आपको समझना जरूरी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये दो अभिक्रियाओं को आपको जो है यहाँ पर समझना जरूरी है कि इनका मतलब क्या है। तो आप इसको नोट कर लें, हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं अभी, रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी आपको सिंपल सी बात है, बस आपको सुन लेना है और समझ लेना है कि क्या है इसका मतलब। तो रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय। देखिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम पहले समझते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस बेसिकली जो एक ही डायरेक्शन पे, ठीक है, विच अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब वो वापस दूसरे डायरेक्शन पे नहीं जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी, मतलब केवल और केवल इस फॉर्म में लिखा है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? इरिवर्सिबल। मतलब a और b आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दीज टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइन टू विथ ईच अदर एंड इट विल फॉर्म C which is product for this reaction। हम ये बोल सकते हैं कि A और B दो क्या हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो अभिकारक हैं जो उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं C का। अब ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि C A प्लस B बनाने लग जाएगा। मतलब एक प्रकार से बोले तो जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, जो यूनिडायरेक्शनल होती है, विच इज नोन एज बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल वो है बेसिकली जो बोथ डायरेक्शन पे चलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले तो मैं यहां पर लेता हूं, जैसे मान लीजिए a प्लस बी, a प्लस बी से क्या बन रहा है? c प्लस डी बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? c प्लस डी बन रहा है। तो हमने एक डायरेक्शन को ऐसा दिखाया। अब यही रिएक्शन वापिस भी चल रही है, यही रिएक्शन क्या चल रही है? वापिस भी चल रही है। तो इसको हमने क्या बोला? रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब जो अभिक्रिया a प्लस बी से c प्लस डी बना रहा था, उसका जस्ट उल्टा भी होने लगा, c प्लस डी क्या बनाने लग गया? a प्लस बी। तो आपके सामने एक चीज क्लियर रखना है आपको कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम ये जो कंडीशन है, रासायनिक साम्यावस्था जो कंडीशन है, ये केवल और केवल ओनली फॉर, देखिए हर जगह ओनली नहीं आता, लेकिन ये ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, या केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अर्थात हम एक प्रकार से क्या बोल रहे हैं यहां पर? हम ये बोल रहे हैं कि रासायनिक साम्यावस्था जो है केवल और केवल किसके लिए जो है अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है ये स्थिति को, तो केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कैसे है? तो हम यहां पर इसको क्लियर करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन का काम खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। इरिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन ओनली वन डायरेक्शन, और कोई डायरेक्शन पे नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसको हम दोनों डायरेक्शन पे जो है यहां पर चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि a प्लस बी, यहां ये जा रहा है c प्लस डी बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अग्र अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्र अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट बात। अब क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यही सेम चीज अपोजिट डायरेक्शन पे भी होगी, तो उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? C प्लस डी
दैट इज इक्वल टू, हम लिख देंगे यहां पर A प्लस बी। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद में बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, बैकवर्ड रिएक्शन बोला। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पश्च अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, पश्च अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रिया को अगर हमको एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे इस फॉर्म में, कैसे, तो A प्लस बी, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम इस प्रकार से लिख दिए और जो रिवर्स रिएक्शन है उसके लिए हम इस प्रकार से एरो लगा दिए। तो ये हमारा हो गया क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये चीज आपको जो है बेसिकली समझना है। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये कि रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही, इसी स्थिति में ही हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है आपको समझना अब जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ये चीजों को समझ गए जिस पे एक्चुअली में बेस्ड होता है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था का कंसेप्ट, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम and the system does not display any further change in the properties। यहां पर कुछ चीजें आपको देखने को मिली कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है किसी भी सिस्टम का वो स्टेट है जहां पर अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देता है, मतलब कांस्टेंट होता है, ऐसा हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, मान रहे हैं। तो आपको ये समझना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, गोइंग टू बी सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलने का मतलब कि जैसे जैसे जो है अभिक्रिया आगे बढ़ती है आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में कोई चेंज होते हुए नहीं दिखता है, अर्थात उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखता है, और न ही आपको जो है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होते हुए दिखता है। बोलने का मतलब मैं अगर बोलूं कि भाई ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, ये A प्लस बी और C प्लस डी में हो चुका है स्टेब्लिश, है ना, मतलब हमको ये स्थिति, रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति इस अभिक्रिया में प्राप्त हो चुकी है। तो फिर हम क्या समझेंगे वहां पर कि A प्लस बी जितना C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है उतना C प्लस डी A प्लस बी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। मतलब C प्लस डी और A प्लस बी दोनों के सांद्रताओं में, कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है एज टाइम पासेस, ठीक है। तो हम यहां पर बोलेंगे इसको कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। तो बस आपको याद रखना है कि एट इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे, अग्र अभिक्रिया की जो दर है वो पश्च अभिक्रिया के दर के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अर्थात जितना A प्लस बी C प्लस डी बन रहा है उतना ही C प्लस डी A प्लस बी में भी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दोनों का जो बैलेंस है वो बना हुआ है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन में कोई भी आपको परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसको जो है कैसे इसको हम अचीव करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको ग्राफ को क्लियरली आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको अच्छे से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पास एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राफ को देखिए आप। तो मैं यहाँ पास क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम ले रहे हैं सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम ले रहे हैं सांद्रता जिसको हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर ले रहे हैं हम टाइम, यहाँ पर ले रहे हैं हम टाइम। अब आपको ये समझना है कि दो ग्राफ यहाँ पर बनेंगे। दो ग्राफ कौन से, एक तो बनेगा किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। मान लीजिए ये जो कर्व है ये किसका है, रिएक्टेंट का है। रिएक्टेंट मतलब होता है आपका अभिकारक, ठीक है। तो अभिकारक शुरू में ज्यादा होगा, अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी शुरू में, और प्रोडक्ट जो उत्पाद है वो क्या होगा, बेसिकली उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। मतलब इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, हमको ये देखने को मिलता है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उत्पाद में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। एक टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एक टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। न वो घट रहा है न वो बढ़ रहा है, वो बराबर चल रहे हैं। और बराबर जो चल रहे हैं, इसी टाइम को हमने क्या बोला, इसी टाइम को हमने बोला केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल
इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब रासायनिक साम्यावस्था, मतलब जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट हो गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्थिर हो गया, तो उसी को हम बोल रहे हैं रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति। तो ये जो टाइम आप देख रहे हैं, इस टाइम पे जो आप होता हुआ देख रहे हैं, इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं रासायनिक साम्यावस्था। तो ये आपको समझना है। तो क्या रासायनिक साम्यावस्था अभिक्रिया की शुरुआत में ही अचीव हो जाती है? नहीं, आप ये देखिए कि जीरो टाइम पे रासायनिक साम्यावस्था अचीव नहीं हुई थी, ये तो सर्टेन टाइम टी मान लीजिए इस टाइम टी में अचीव हुई है, तो ये टाइम क्या लगा है, ये टाइम उसको अचीव होने में लगा है। तो आपको ये समझना है कि कोई अभिक्रिया को हम शुरुआत करते हैं तो वो तुरंत रासायनिक साम्यावस्था में नहीं पहुंचती है ऑन दैट इंस्टेंट, उसको कुछ समय लगता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और जब वो रासायनिक साम्यावस्था में पहुंचेगी तो जो आपको यहां पर दिख रहा है कि इसका कंसंट्रेशन कम होता हुआ, इसका बढ़ता हुआ, वो यहां पर आपको इस जोन में आपको नहीं दिखेगा। तो यही रासायनिक साम्यावस्था की बात कर रहे हैं हम। तो उसके लिए आपको समझना जरूरी है यहां पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये क्या होगा, सेम होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली साम्यावस्था बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई क्या होगा वहां पर और किस प्रकार से उसको हम लिखेंगे, तो आपको एक यहां पर टर्म समझना है, ओरिजिन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है। मतलब जैसे हमने रेट कांस्टेंट देखा था, ठीक है, रेट कांस्टेंट कैसे आया था, रेट लॉ से आया था। हमने देखा था कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि R इज इक्वल टू के, जैसे इस प्रकार से मैंने कुछ लिखा होगा, ठीक है, किसी रिएक्शन के लिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा था हमने A प्लस बी दैट इज इक्वल टू C, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट मतलब रेट, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, और ये K क्या था, ये था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अर्थात ये क्या था, अभिक्रिया की दर R, अभिक्रिया की दर था, अभिक्रिया की दर ये था, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट, सॉरी, इसको हम के को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट बोलने का मतलब दर स्थिरांक, ठीक है। तो जैसा हम यहां पर देख रहे हैं ना दर स्थिरांक, तो ये के स्मॉल होता है, ठीक है। और यहीं पर जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में आते हैं तो एक और टर्म की बात करते हैं, क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसको हम समझते हैं यहां पर, किस प्रकार से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको समझना है कि बेसिकली जो इक्विलिब्रियम है वो किस पे होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अर्थात जब अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर जो है वो बराबर हो जाए किसके, पश्च अभिक्रिया की दर के। मतलब साम्यावस्था में क्या होता है, यही होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। वही कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये कि अब अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर जब बराबर होती है, वही कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, रेट क्या बोलते हैं आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब आपको यहां समझना है कि जो रिएक्शन की दर है, जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या बताता है, वो एक्चुअली में ये बताता है कि आपके रिएक्टेंट कितने गायब हो गए, मतलब जो कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, जब रिएक्शन एक डायरेक्शन में चलता है, और अपोजिट में वैसे ही बोल सकते हैं हम। तो यहां पर आपको समझना है कि एक्चुअली में जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो नंबर ऑफ मोल, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ऐसे ही तो हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, वही चीज यहां पर बोल रहा है। वही जो चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हम यहां पर से निकालते हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए हमको लिखना हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला, तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए पहले आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखना पड़ेगा, दोनों को इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको यह पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं बोलूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखे, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई शुरुआत में ए हमने लिया, ठीक है, मोल प्रति लीटर में, और वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, मतलब बी में हर सेकंड वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा,
ए के टर्म पे अगर हम लिखें, ठीक है, ए के टर्म पे अगर हम लिखें तो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी यही होगा, जहां पर डेल ए क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम पीरियड डेल टी, मतलब टी समय अंतराल में जो है ए की सांद्रता में परिवर्तन ही जो है इसको दिखा रहा है। उसी तरह से फॉरवर्ड को और किस टर्म में लिख सकते हैं, बी के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही तो हम जानते हैं, यही तो हमने सीखा है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ए जो है वो नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ए डिक्रीज हो रहा है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आगे हम समझते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो हम अभी तक जो समझे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये समझते हैं कि जब हमने a इज इक्वल टू बी लिया, अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं, b इज इक्वल टू ए, मतलब ये समझिए कि ये जो है ये रिएक्शन अग्र अर्थात फॉरवर्ड के लिए है, इसको हमको क्या लेना है, फॉरवर्ड, और इसको हमको क्या लेना है, बैकवर्ड रिएक्शन मान के चलना है। उसी का उल्टा है, क्योंकि ये उसी का उल्टा मतलब पश्च है। अब यहां पर आपको समझना है कि जब हम इसके लिए लिख रहे हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम फॉरवर्ड टर्म डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हम ए के टर्म में यहां पर लिख रहे हैं, हम केवल और केवल अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट के टर्म में हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर इसका देखिए, इसका रिएक्टेंट क्या है, इसके लिए रिएक्टेंट जो है ए है, इसके लिए अभिकारक क्या है, ए है, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके लिए प्रोडक्ट क्या है, बी, इसके लिए प्रोडक्ट क्या है, ए, उत्पाद इसके लिए ए हो जाएगा। तो आपको ध्यान समझना है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड में चल रहा है तो ए रिएक्टेंट है, जब रिएक्शन बैकवर्ड में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, बी रिएक्टेंट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस टर्म में ये हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस टर्म में ये हो जाएगा। इसमें माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड चल रहा है, ए बन रहा है, बी कंज्यूम हो रहा है, बी गायब होते जा रहा है और ए में बदलता जा रहा है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो आपने लिख लिया, लेकिन एक और तरीका है लिखने का। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था रेट लॉ के अकॉर्डिंगली, रेट लॉ के अकॉर्डिंगली, रेट लॉ के अकॉर्डिंगली हम पहले वाले अभिक्रिया के लिए आर क्या लिख सकते हैं, के और ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मान लीजिए मैं आर एफ लिख रहा हूं, ठीक है, आर एफ, और आर बी बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, के, यहां पर हो जाएगा बी। क्यों बी हो जाएगा, क्योंकि बी इसके लिए रिएक्टेंट है। अब हम थोड़ा सा यहां पर क्या डिनोट कर दे रहे हैं, जो रेट जो कांस्टेंट है उसमें हम लगा दे रहे हैं यहां भी फॉरवर्ड और यहां पर बैकवर्ड लगा दे रहे हैं, ठीक है। बस यही हमने क्या है, रेट फॉरवर्ड, रेट लॉ। देखिए ये रेट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली रिएक्शन हमने लिखा था, एक्सप्रेशन लिखा था, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू के एफ क्रॉस या इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसी प्रकार से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या उसको बैकवर्ड भी आप लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेसिकली के आर इंटू बी, चाहे बैकवर्ड भी लिख सकते हैं आप, चलेगा। तो ये जो के एफ, और बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर कि ये के एफ क्या है, ये के एफ और के आर, ये जो है रेट कांस्टेंट है, ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, ये रिवर्स रेट कांस्टेंट है। अब क्या करना है हमको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यही तो हमको करना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, देखिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल में होता है ना, तो के एफ ए दैट इज इक्वल टू के आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से आपको समझना है कि यहां से एक टर्म आएगा, तो हमको क्या समझना है, देखिए यहां पर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, के आर को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो ये डिवाइड में हो जाएगा इधर, और ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए कंसंट्रेशन। अब ये जो नया आपको रेशियो दिख रहा है ना, के एफ अपॉन के आर, इसको हमने एक नया टर्म दे दिया, इसको हमने एक नया टर्म कैपिटल के रूप में डिनोट किया है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपको दिख रहा है यहां पर फॉरवर्ड अपॉन रिवर्स रेट कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस प्रकार से भी आप उसको समझ सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला, इसको हमने यहां पर देखा है। तो कोई भी रिएक्शन अगर आपको देगा और आपको पूछेगा कि उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, तो जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है यहां पर,
ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखिए, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो अभी तक जो हमने समझा है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये कोई भी आपको ऐसा रिएक्शन दे दे एक्स वाई जेड और उसके आपके लिए आपको 4 ऑप्शन दे दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के, तो आपको वो पहचानने आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां से आपको समझना है कि यहां पर कोफिशिएंट भी आपको दिख रहे हैं, इन कोफिशिएंट को भी आपको जो है कंसिडर करना है। तो यहां पर पहले तो आप क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए जब भी हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो साइन है 2 होना चाहिए जो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाता है। तो ये हो गया। इसके लिए अगर मेरे को आपको बोला जाए कि के लिखो, के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा, सी डी का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का पहले आएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ए और बी का कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ ये भी दिख रहा है आपको, ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर लग जाएगा पावर में जो कोफिशिएंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी है, स्मॉल सी ये ऊपर चले गया, स्मॉल डी डी के ऊपर में चले गया। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है। इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो जनरली पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम विल, इक्विलिब्रियम विल मतलब साम्यावस्था किस ओर अग्रसर होगी। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं Kc ग्रेटर देन 1 है, मतलब Kc 1 से बड़ा है, Kc 1 से बड़ा है, तो एक जो इक्विलिब्रियम है, जो साम्य अवस्था है, वो किस ओर शिफ्ट होगी, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्रोडक्ट को बनने के लिए फेवर करेगी। मतलब आप ये समझिए कि Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब आपको समझना है कि ऊपर वाला ज्यादा है और नीचे वाला क्या है, कम है, तभी ये रेशियो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि सी और डी बनने को फेवर कर रहा है इक्विलिब्रियम। इसी प्रकार से अगर हम क्या बोलेंगे कि Kc लेस देन 1 है, उस केस में रिएक्शन किसको फेवर कर रहा है, ए प्लस बी बनने को फेवर कर रहा है, क्योंकि Kc लेस देन 1 कब होगा, जब नीचे वाला बड़ा होगा। नीचे वाला बड़ा मतलब इधर जो है ज्यादा बन रहा है। तो ये आपको जो है समझना है। क्लियर है, तो यहां पर से वही है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखेगा तो आपको समझना है K ग्रेटर देन 1 है, और जब रिएक्टेंट ज्यादा आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट कम दिख रहा है, तो K लेस देन 1 है। इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हालांकि पीएससी इतने टफ क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको तैयार रखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न चल रहा है वो हमेशा चले, कई बार बदलाव आता है, कई बार डीप क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछली बार जो है इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जनरेटर और बेसिकली मोटर से क्वेश्चन, उसके बेसिक डिफरेंस से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो कई बार आपको टॉपिक से कई बार डीप क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा जो है डीप में जाकर पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब हम जो है हमारे चैप्टर के अंतिम जो है की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इससे पहले तक जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले कारक हमने देखा था, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था। और अभी हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, मतलब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में हमने देखा था ताप, दाब, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन, सांद्रता हो गया, इसके अलावा कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति हमने देखा था। तो ऐसे करके हमने जो है अलग अलग फैक्टर्स देखे थे। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं ना फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको समझना है कंसंट्रेशन चेंज, सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया के जो है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के, ठीक है, उसको जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को प्रभावित करती है। ठीक है, ये करती है, आपको याद रखना है। प्रेशर भी किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को प्रभावित करती है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज, हाँ बिल्कुल प्रभावित करेगी। लेकिन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डायरेक्टली प्रभावित नहीं करती है, इस बात को आपको याद रखना है। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के कारण से प्रभावित होता है।
ठीक है, या तो वो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा क्या कैटलिस्ट की मौजूदगी में? तो जी नहीं, आपको याद रखना है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में भी एज वेल एज बढ़ाएगा। तो दोनों के एक अपोजिट डायरेक्शन पे दोनों जो इफेक्ट है वो एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है, साम्य अवस्था का जो स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाता है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, कि कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बेसिकली इक्विलिब्रियम के स्टेट में। साम्य अवस्था के उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्य अवस्था के जो है स्थिति में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन ये डालते हैं। ठीक है, ये डालते हैं, बस इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली डिजाइन हो सकते हैं। नाउ तो हम जो है हम हमारे इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। यह हमारा आखिरी जो है स्लाइड है, तो इसमें हम समझते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा की पॉइंट्स क्या है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में आगे आ सकती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। अर्थात जो हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चल सकती है। और इक्विलिब्रियम कब होगा? जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन में, इस रिवर्सिबल, तो मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में ही इक्विलिब्रियम की अवस्था प्राप्त हो सकती है, अर्थात साम्य अवस्था हमको मिल सकता है। और उसके लिए अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कब होगा, यह मैंने आपको बताया, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इक्वल्स हो जाए किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अर्थात अग्र अभिक्रिया की दर जब पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम साम्य अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें होता क्या है, इसमें जो सांद्रता होती है, जो सांद्रता होती है, किसकी सांद्रता की बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो कांस्टेंट स्थिर होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों की सांद्रता, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। नाउ किसी भी रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमने ऑलरेडी देखा, इसको हमने क्लास में अभी देखा कि किसी भी रिएक्शन के लिए मान लो जो है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी से डिनोट कर रहे थे और उसको किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से उसको लिखते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि केसी ग्रेटर देन 1 है तो वो प्रोडक्ट की ओर फेवर कर रहा है, और केसी अगर लेस देन 1 है तो वो रिएक्टेंट की ओर क्या कर रहा है? अभिकारक की ओर फेवर करता है। तो ये हमारे क्लास का जो है अभी तक का, आज की क्लास का ये हमारा की पॉइंट्स था जो आपको याद रखना है। तो यहां पर हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल रिएक्शन से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। मतलब एक सेक्शन बड़ा सा हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, और इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया था, और साथ ही साथ हमने पीरियोडिक टेबल को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्शंस जो हमको पढ़ने हैं वो हम समझ पाएंगे। उसके लिए हमारे पास में फंडामेंटल अब जो है आ चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।